क्लासेज में आप सभी नमस्कार लोगों का दोस्तों। दिल से स्वागत करता हूं। श्याम आर्ट क्लासेज। आज आप लोग से तीसरी क्लास लेके आया है, जिसमें है कला का वर्गीकरण। तो आइए चलते हैं नोबोकोवाक्स वनली क्लास। कला का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट। कला का वर्गीकरण में स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना देर किए हुए और शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत में प्रकृति ने कला के पृथक करने के लिए प्रकृति को देव शिल्प और ब्रह्मांडीय या कॉस्मिक आर्ट के रूप में बांटा गया है। दोस्तों कला का वर्गीकरण में थोड़ा सा आपका लंबा हो सकता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा शार्ट में करते हुए चलेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी बहुत सारे भाग होते हैं। इसमें पहले कला को दो भाग में करते हैं। मानव कला होती है और इधर ईश्वरी कला होती है। ईश्वरी कला या ब्रह्मांडी कला कॉस्मिक आर्ट कहते हैं। इधर मानव कला, फिर जो ब्रह्मांडी कला होती है, जो कॉस्मिक आर्ट होती है, बाद में वो ख़त्म हो जाती है। जो मानव कला है उसी को आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं। मानव कला के अंतर्गत फिर दो भाग होते हैं, जिसमें ललित कला और उपयोगी कला होती है। उपयोगी कला जो होती है उसे हम कारू कला कहते हैं, उसे हम उदार कला कहते हैं, क्राफ्ट कला कहते हैं और लिबरल आर्ट कहते हैं। और जो ललित कला है, ललित कला को फाइन आर्ट्स कहते हैं। ब्यूक्स आर्ट फ्रेंच भाषा में इसको कहते हैं। और दोस्तों इसको चारू कला भी कहते हैं। फिर जो ललित कला है इसकी 5 भाग होते हैं। इसके 5 भाग होते हैं, जो कि काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। ये दोस्तों सीरियल में है, इसको ध्यान दीजिएगा। जिसमें काव्य कला जो है वो श्रेष्ठ कला है और जो वास्तुकला है वो निम्न कला है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। हम साड़ी द्वारा बना के रहते हैं, कुछ लिखा के हम आगे फिर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे लिखाते हैं हम। प्राचीन भारत में प्रकृति, दोस्तों लिखते चलिएगा। प्राचीन भारत में प्रकृति से कला को पृथक करने के लिए, प्रकृति से कला को पृथक करने के लिए इसका डिवाइडेशन करते हैं। प्रकृति को देव शिल्प, क्या करते हैं, इसको पृथक करने के लिए प्रकृति को देव शिल्प या इसी को ब्रह्मांडीय या कॉस्मिक आर्ट। ब्रह्मांडी या कॉस्मिक आर्ट या कॉस्मिक कला अर्थात देवताओं या ईश्वर द्वारा निर्मित, अर्थात देवताओं या ईश्वर द्वारा निर्मित
निर्मित। देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत में प्रकृति से कला को अलग करने के लिए क्या किया गया, करने के लिए प्रकृति को देव शिल्प, जिसको ब्रह्मांडीय कॉस्मिक आर्ट अर्थात देवताओं या ईश्वर द्वारा निर्मित जो कला थी, निर्मित कला ईश्वर द्वारा निर्मित माना गया। किसको माना गया? देव शिल्प जो ब्रह्मांडीय कॉस्मिक आर्ट थी, ये प्रकृति द्वारा निर्मित माना गया। ठीक दोस्तों, और मानवीय कृतियों को मानव शिल्प कहा गया। और दोस्तों आगे फिर क्या कहा गया कि और मानवीय कृति को मानवीय कृति को मानवीय कृति या मानवीय कृतियों को मानव शिल्प कहा गया। मानव शिल्प कहा गया। आगे फिर देखते हैं दोस्तों, इसको आप लोग नोट करते जाइए, ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर सवाल आता है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त या प्रकृति द्वारा निर्मित कला को हम किसके अंतर्गत रख सकते हैं, तो ये ब्रह्मांडीय कला कॉस्मिक आर्ट के अंतर्गत रखा जाता है। और मानव द्वारा जो बनाई हुई कृतियां हैं या बनाई हुई कला जो है वो मानव शिल्प के अंतर्गत आता है। देव शिल्प को ही यूरोप में कॉस्मिक आर्ट कहते हैं। आगे है देव शिल्प को ही यूरोप में कॉस्मिक आर्ट या ब्रह्मांडीय कला कहते हैं। दोस्तों देव शिल्प को ही यूरोप में कॉस्मिक आर्ट या ब्रह्मांडी कला कहते हैं। आगे लेकिन भविष्य में केवल मानवीय प्रयास द्वारा बनाई गई कृतियों को ही कला की श्रेणी में रखा गया। लेकिन दोस्तों जो ब्रह्मांडी कला जो प्रकृति प्रदत्त कलाएं थी उसे समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में मानव द्वारा निर्मित ही कलाएं हमारे समक्ष हैं और हम उसका उपयोग कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं। लेकिन भविष्य में मानव द्वारा भविष्य में क्या हुआ, भविष्य में केवल मानव द्वारा प्रयास की गई, मानव द्वारा बनाई गई कृतियों को ही हम कला की श्रेणी में रखते हैं। हम कला की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन भविष्य में देव शिल्प या कॉस्मिक आर्ट जो देव शिल्प था वो उसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन वर्तमान में आप कहिए चाहे जो भी भविष्य में जैसे आने वाले समय में जो मानव द्वारा बनाई गई कृतियाँ थी उसी को हमने कला की श्रेणी में रखा है। और जो कि श्रेणी में रखते हैं जो वर्तमान में जारी है। ये हो गया। फिर आगे क्या होता है दोस्तों, फिर मानव शिल्प के 3 भाग होते हैं दोस्तों। फिर
मानव शिल्प के 3 भाग होते हैं। मानव शिल्प के दोस्तों 2 भाग होते हैं। मानव शिल्प के 2 भाग होते हैं। फिर मानव शिल्प के पुनः 2 भाग होते हैं। पुनः 2 भाग होते हैं। और 2 भाग कौन कौन से हैं? अर्थात कारू अर्थात उपयोगी कला और चारू शिल्प कला। दो भाग होते हैं। पहला भाग था कारू उपयोगी कला, दूसरा चारू शिल्प कला या इसी को ललित कला। दोस्तों पिछले वीडियो में आपको बताए हैं कि जो चारू और कारू कलाएं जो 2 भागों में बांटा गया है, ये बाणभट्ट के अष्टाध्यायी में पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो 7वीं शताब्दी ईस्वी की रचना है, उसमें उन्होंने ललित कला को शिल्प कला को 2 भागों में बांटा है, कारू और चारू कला। कारू कला जो थी उपयोगी कला, चारू कला जो थी वो शिल्प या ललित कला कही जाती है। ये 2 भागों में बांटा जाता है। यूरोप में फाइन आर्ट्स को ललित कला और क्राफ्ट आर्ट को उपयोगी कला कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, यूरोप में ललित कला को फाइन आर्ट तथा उपयोगी कला को क्राफ्ट आर्ट कहा जाता है। यूरोप में ललित कला को फाइन आर्ट्स एवं उपयोगी कला को क्राफ्ट आर्ट या उपयोगी कला को क्राफ्ट आर्ट कहा गया है। उपयोगी कलाओं को ही यूरोप में उदार कलाएं भी कहा जाता है। आगे दोस्तों, इसके आगे हम लिख देते हैं उपयोगी कला को ही यूरोप में उदार कला कहा जाता है। उदार कला कहा जाता है यूरोप में। उदार कला या उदार कलाएं कहा जाता है। बात एक ही हुई है दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आता है आगे दोस्तों, चलते हैं। यूरोप में 18वीं शताब्दी में सौंदर्य शास्त्रियों ने कलात्मक कार्यों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। दोस्तों इसके आगे दोस्तों हम ये मिटाते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसको यदि आपको कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। हम एक बार इसको रिवीजन कर देते हैं कि जो प्राचीन भारत में जो प्रकृति द्वारा निर्मित थी, जिसे भगवान ने बनाया था, जिसे ईश्वर ने बनाया था कला, उस कला को देव शिल्प या ब्रह्मांडी कला के अंतर्गत रखा जाता था। लेकिन जो
मानव प्रदत्त था, जिसे मानवों ने बनाया था, मानवीय प्रवृत्ति की जो कलाएं थी उसको हम मानव शिल्प के अंतर्गत रखते थे। जो ब्रह्मांडी कला थी उसे बाद में समाप्त कर दिया गया, कॉस्मिक आर्ट जिसे था उसे समाप्त कर दिया गया, और मानव शिल्प जो है आज आधुनिक युग में जो चल रहा है वो आगे कला के श्रेणी में रखा गया। फिर मानवीय कला के दो भाग किए गए, जिसमें चारुकला और कारुकला। चारुकला ललित कला फाइन आर्ट्स के अंतर्गत, और कारुकला उपयोगी कला, उदार कला या क्राफ्ट कला के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, यूरोप में ललित कला को फाइन आर्ट्स कहते हैं और उपयोगी कला को क्राफ्ट्स आर्ट कहते हैं, और यूरोप में ही जो क्राफ्ट कला है, जो उपयोगी कला है, उसी को उदार कला भी कहते हैं। दोस्तों इसे इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। आगे है यूरोप में 18वीं शताब्दी में यूरोप में 18वीं शताब्दी में सौंदर्य शास्त्रियों ने कलात्मक कार्यों को 3 वर्गों में बांटा है। शास्त्रियों ने कलात्मक कार्यों को 3 वर्गों में बांटा है। अठारहवीं शताब्दी में सौंदर्य शास्त्रियों ने कलात्मक कार्यों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है सौंदर्यात्मक लक्ष्य से संबंधित कार्य। पहला है सौंदर्यात्मक लक्ष्य से संबंधित कार्य, जिसे हम ललित कला के अंतर्गत रखते हैं। ललित कला, इसके अंतर्गत क्या आती है, ललित कला। फिर दूसरा नैतिक कार्य या आचरण कला के लिए, दूसरा था नैतिक आचरण, नैतिक या आप कह सकते हैं नैतिक कार्य या आचरण कला, आचरण कह सकते हैं, आचरण कला के रूप में, आचरण कला। इसके अंतर्गत नैतिक कार्य या आचरण कला, इसके अंतर्गत आता है दोस्तों आर्ट ऑफ कंडक्ट। नैतिक कार्य के लिए जो था, नैतिक कार्य जो था वो आचरण कला इसके अंतर्गत आते हैं, जिसको कंडक्ट आर्ट कहते हैं। कंडक्ट आर्ट ऑफ कंडक्ट या आर्ट ऑफ कंडक्ट इसमें विभाजित करते हैं। तीसरा आपका आता है उपयोगी कार्य, उदार कार्य, उपयोगी कार्य।
उपयोगी कार्य या उदार कला, ये आता है लिबरल आर्ट के अंतर्गत। लिबरल आर्ट, लिबरल आर्ट, लिबरल आर्ट के अंतर्गत बांटा गया है। ये दोस्तों इतना था। यूरोप में 18वीं शताब्दी में सौंदर्य शास्त्रों ने कलात्मक कार्यों को 3 वर्गों में बांटा है। 3 वर्ग कौन थे? सौंदर्यात्मक लक्ष्य से संबंधित कला। सौंदर्य शास्त्रियों ने 3 वर्गों में बांटा है, जिसमें सौंदर्यात्मक लक्ष्य के लिए जो सौंदर्यात्मक लक्ष्य से संबंधित कार्य था, जिसमें उन्हें सौंदर्य की अनुभूति होती थी, वो ललित कला या फाइन आर्ट्स के अंतर्गत रखा गया। फिर नैतिक कार्य या नैतिक कार्य के अंतर्गत आचरण कला को रखा गया। आचरण कला, आर्ट ऑफ कंडक्ट जिसको कहते हैं। तीसरा आता है उपयोगी कला, जिसे उदार कला, लिबरल आर्ट के अंतर्गत इसे रखा गया। फिर दोस्तों सामाजिक संदर्भ में आगे जो होती है, सामाजिक संदर्भ में मुख्यतः कला की 3 धाराओं का विकास हुआ। सामाजिक संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ में मुख्यतः 3 धाराओं, सामाजिक संदर्भ में मुख्यतः 3 मुख्यतः कला की 3 धाराओं, का विकास हुआ। और 3 धाराएं कौन कौन सी हैं? पहला है ललित कला, पहला है ललित कला, पुस्तक में फाइन आर्ट। फाइन आर्ट, ललित कला, ये आनंद का स्रोत थी, जिसका सृजन अभिजात एवं समृद्ध कार्य के लिए किया जाता था। यह सौंदर्य का स्रोत था जिसका सृजन किस लिए होता था? अभिजात एवं समृद्ध वर्ग के लिए। जिसका सृजन अभिजात तथा समृद्ध जनों के लिए या समृद्ध वर्ग के लिए किया जाता था। अभिजात तथा समृद्ध वर्ग के लिए किया जाता था। और इस कला के सृजनकर्ता मूलतः इस कला के सृजनकर्ता मतलब अर्थात जो बनाने वाले, सृजनकर्ता मूलतः राजाश्रित पेशेवर कलाकार थे। दोस्तों हम लिख रहे हैं, लिखने के बाद आप लोगों को अच्छी तरीके से इसको समझाते हैं। इस कला के विकास का इतिहास गुप्त काल